जय हिंद। आर्ट एंड कल्चर के इससे पिछले सेशन में एक तो हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान ट्रेड एंड कॉमर्स की कहानी क्या रही, और दूसरा हमने बात की थी मुगल ट्रेड के बारे में। द पावरफुल मुगल एम्पायर के अंडर ट्रेड किस तरीके से फ्लरिश हुआ और किस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला, इन सभी चीजों के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंशंट बंगाल के अंदर ट्रेड एक्टिविटीज की कहानी क्या रही। और बंगाल हिस्टोरिकली अपने आप में बेहद प्रोमिनेंट सेंटर रहा है और उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो बंगाल में बड़ी ही फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। दूसरा, बंगाल की कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, खूब सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो एंशंट बंगाल के अंदर ट्रेड एक्टिविटीज की कहानी क्या रही, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि एंशंट गुजरात के अंदर मैरीटाइम ट्रेड की कहानी क्या रही है। और गुजरात की कहानी भी लगभग बंगाल की जैसी है, बिकॉज गुजरात की भी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, खूब सारे पोर्ट्स हैं, हर तरीके के पोर्ट्स हैं। तो गुजरात में भी मैरीटाइम ट्रेड जो है वो खूब फ्लरिश करेगा। इसकी कहानी क्या रही है उस पर भी आज हम बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट प्रोमिनेंट एंशिएंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया में जो प्रोमिनेंट एंशिएंट पोर्ट्स रहे हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड एक्टिविटीज इन एंशिएंट बंगाल के बारे में। एंशिएंट बंगाल में ट्रेड एक्टिविटीज की कहानी क्या रही। और इतना अब तक हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि बंगाल बड़ा ही प्राइमरी सेंटर रहा है हिस्टोरिकली। अगर आप देखोगे तो हर चीज में बंगाल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। और बंगाल के अंदर कंसिडरेबल कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलती थी कुछ रीजन्स में। जैसे एक वांगा नाम का रीजन है, ये जो सेंट्रल डेल्टाइक बंगाल वाला रीजन है, बांगा वाला रीजन, वहां पे खूब सारी कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलती थी। एक समताता नाम का रीजन हुआ करता था जो कि आज के बांग्लादेश में लाया करता है, वहां पे भी कंसिडरेबल कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलती थी। एक तरफ कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलती थी, उसका रीजन था कनेक्टिविटी, उसका रीजन था पोर्ट्स का होना, उसका रीजन था कि ये जो बंगाल है इट हैज अ फ्लरिशिंग एग्रेरियन इकोनॉमी। हमेशा से ही जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रही है बंगाल में वो बड़ी ही सिग्निफिकेंट रही है, वो बड़ी ही फ्लरिशिंग रही है। और ये जो फ्लरिशिंग एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी एंशिएंट बंगाल में, इसका मेंशन खरोष्टी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी देखने को मिलता है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अच्छी है, साथ साथ बंगाल में जो कॉटन के गारमेंट्स हुआ करते थे, जो टेक्सटाइल्स हुआ करते थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। पानी की अवेलेबिलिटी है ना, तो खूब सारे कॉटन के गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स का कामकाज भी यहाँ पे देखने को मिलता था। इनफैक्ट बंगाल से हॉर्सेस को एक्सपोर्ट किया जाता था, बंगाल से हॉर्सेस को एक्सपोर्ट किया जाता था बाय त्रपांगा टाइप्स ऑफ शिप्स। हालांकि ये जो त्रपांगा टाइप्स ऑफ शिप्स हैं ये कोई अलग कैटेगरी नहीं है शिप्स की, लेकिन हाँ उस दौर में एक टाइप के शिप्स चलते थे जिनको त्रिपांगा टाइप्स ऑफ शिप्स बोलते थे। और इन शिप्स के थ्रू बंगाल से हॉर्सेस को एक्सपोर्ट किया जाता था। मोटा मोटा अगर देखें तो एक तो पोर्ट्स की कनेक्टिविटी है, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी है तो कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेंगी। दूसरा, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, वाटर खूब सारा अवेलेबल है, खूब अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है, कॉटन गारमेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस रीजन में देखने को मिल रहे हैं उस दौर में। जैसे स्पाइसेस का प्रोडक्शन हो रहा है, और स्पाइसेस तो बड़ा सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट हुआ करता था, आपको हिस्टोरिकली समझ में आना चाहिए। जैसे मुस्लिन का प्रोडक्शन हो रहा है, गेंजेटिक मुस्लिन, और ये जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट हुआ करती थी, तो इसकी भी डिमांड खूब हुआ करती थी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता था एंशिएंट बंगाल में, और इसकी वजह से बड़े ही सिग्निफिकेंट कमर्शियल सेंटर्स देखने को मिलते थे एंशिएंट बंगाल के अंदर। और फायदा क्या है, कनेक्टिविटी, पोर्ट्स। जैसे एक पोर्ट हुआ करता था चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ एंशिएंट बंगाल का मेजर पोर्ट हुआ करता था, और ये नाम आपको याद रहना चाहिए, चंद्रकेतुगढ़ was a major port in ancient Bengal.
चंद्रकेतुगढ़ के अलावा एक नाम और सुना होगा आपने, ताम्रालिप्ता। एंशियंट पोर्ट हुआ करता था, और ये जो ताम्रालिप्ता नाम का एंशियंट पोर्ट हुआ करता था, ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करता था। संस्कृत में एक टर्म चलता है ताम्रालिप्त। ये जो ताम्रालिप्त है, इसका लिटरल मीनिंग होता है फुल ऑफ कॉपर। तो ताम्रालिप्ता नाम का ये जो एंशियंट पोर्ट था, ये भी अपने आप में फ्लरिशिंग था। और ये जो ताम्रालिप्ता नाम का पोर्ट है, इसको विजिट किया यूएनजेंग ने। यूएनजेंग जो कि एक चाइनीज पिलग्रिमेज था, उसने ताम्रालिप्ता को विजिट किया 639 एडी में। तो ये भी एक फैक्ट हो जाता है, ध्यान रखना कि ताम्रालिप्ता को यूएनजेंग ने विजिट किया कब, 639 एडी में विजिट किया। अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इन कमर्शियल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, अलग अलग सेंटर्स होंगे। उन स्ट्रक्चर्स के, उन सेंटर्स के, उन ऑफिसर्स के नाम को देख लेते हैं। एक नाम आता है समभंडारिका। समभंडारिका वॉज अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है ना, सामान इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस सामान को, उस प्रोडक्ट को रखने के लिए जो वेयर हाउस फैसिलिटी हुआ करती थी, उसको क्या बुलाया जाता था, उसको समभंडारिका बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? समभंडारिका बुलाया जाता था। इसके अलावा एक ऑफिसर हुआ करते थे, नौवताका। नौवताका वॉज द हेड ऑफ द रॉयल नेवी। उस टाइम पे जो रॉयल नेवी हुआ करती थी, उसके हेड को क्या बुलाया जाता था? नौवताका बुलाया जाता था। एक और ऑफिसर हुआ करते थे, अर्ध नौवताका। नाम से ही क्लियर है, अर्ध नौवताका वॉज द ऑफिसर जूनियर टू नौवताका। नौवताका जो कि हेड होते थे रॉयल नेवी के, उनका जो जूनियर ऑफिसर हुआ करता था, उनको बुलाया जाता था अर्ध नौवताका। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। इनफैक्ट डांडिन ने एक किताब लिखी जिसका नाम है दशा कुमार चरित। ये जो दशा कुमार चरित नाम की किताब है, इसमें बात की गई है कि ताम्रालिप्ता से सी गोइंग वेसल्स देखने को मिलते थे। मतलब ताम्रालिप्ता जो कि एंशिएंट पोर्ट था, वहां पे सी गोइंग वेसल्स देखने को मिलते थे। इसका मेंशन कहां पे किया गया है? इसका मेंशन किया गया है दशा कुमार चरिता में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अगर मोटा मोटा देखो, पूरा समअप करो, तो इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है। दो तीन चीजें याद रखनी है, और याद भी क्यों रखनी है? अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आती है, तो आपको ये समझ में आता है कि एंशिएंट बंगाल हमेशा से बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। उसके रीजंस आप खुद लिख सकते हो। वाटर की अवेलेबिलिटी है, कोई दिक्कत है ही नहीं। पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी है, हर तरीके का पोर्ट जो है वो बंगाल में अवेलेबल है। और पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी है विच मीन्स कनेक्टिविटी है, और अगर कनेक्टिविटी है तो ट्रेड है, और अगर ट्रेड है तो पैसा है, और पैसा है तो फ्लरिशिंग इकोनॉमी देखने को मिलेगी। और फिर पोर्ट्स के साथ साथ पानी है, सब कुछ है, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो भी बड़ी फ्लरिशिंग हुआ करती थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन किया जाता था, जैसे कॉटन गारमेंट्स का खूब काम देखने को मिलता था, टेक्सटाइल्स का खूब काम देखने को मिलता था, स्पाइसेस का प्रोडक्शन किया जाता था, मुस्लिम का प्रोडक्शन किया जाता था। पोर्ट्स की अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट जो मेजर पोर्ट था वो चंद्रकेतुगढ़ था। एक एंशिएंट पोर्ट जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट रहा, ताम्रालिप्ता। और ये जो ताम्रालिप्ता नाम का पोर्ट है, इसको यूएन जेंग ने विजिट किया। कब विजिट किया? 639 एडी में। प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन है, पूछ लिया, क्या पता। और इतना लंबा चौड़ा ट्रेड एक्टिविटीज हो रही हैं, इतने लंबे चौड़े सेंटर्स हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए दो तीन स्ट्रक्चर्स, दो तीन ऑफिसर्स के नाम वो भी दिमाग में रखो। एक है समभंडारिका। समभंडारिका का मतलब वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। एक हेड ऑफ रॉयल नेवी हुआ करते थे, जिनको नौवताका बुलाया जाता था। ये जो नौवताका हुआ करते थे, इनके जो जूनियर ऑफिसर होते थे, उनको अर्ध नौवताका बुलाया जाता था। तो ये बेसिक सिंपल सी चीजें हैं, इन बेसिक सिंपल सी चीजों को दिमाग में रखो। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन।
या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, एंशिएंट बंगाल में ट्रेड एक्टिविटीज की कहानी क्या रही, वो तो हमें मोटा मोटा समझ में आ गया। अब बात आती है कि एंशिएंट गुजरात में ये जो मैरीटाइम ट्रेड रहा, इसकी कहानी क्या रही। देखो, गुजरात की सिचुएशन भी लगभग कुछ कुछ बंगाल की जैसी है, बिकॉज गुजरात में भी बड़ी एडिक्वेट कंडीशंस देखने को मिलती हैं। लंबा चौड़ा कोस्ट लाइन है, खूब सारे पोर्ट्स हैं, हर तरीके का पोर्ट देखने को मिलता है। फिर बगल में ही ये पूरा अफ्रीका और ये पूरा जितना भी मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, उससे कनेक्टिविटी है। और फिर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े सेलिब्रेटेड हुआ है एंशिएंट गुजरात में। आज भी गुजरात में टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन खूब सारा होता है। तो फेवरेबल कंडीशंस हैं, और जहां भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी वहां पे ट्रेड देखने को मिलेगा। और एंशिएंट गुजरात के टाइम पीरियड से ही बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहे हैं। इन पोर्ट्स के बारे में जगह जगह हमने पढ़ा है, जैसे एक पोर्ट लोथल पोर्ट। और लोथल पोर्ट अगर आपको याद है तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से एग्जिस्ट क्या करता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे लोथल पोर्ट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। फिर इसके अलावा बरूकचा पोर्ट, शत्रपेरा आएगा, और इस शत्रपेरा के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट रहेगा बरूकचा पोर्ट। ये छत्रपेरा क्या है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के सेशंस हम शुरू करेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि कौन सा एरा कब आया, कौन सी डायनेस्टी कब आई, किसने क्या काम किया। लेकिन हाँ, छत्रपेरा के दौरान बरूकशा पोर्ट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करता था। और मेंशन किया जाता है, बताया जाता है, जो ग्रीक टेक्स्ट हैं, जो लैटिन टेक्स्ट हैं, उनमें बताया जाता है कि ये जो बरूकशा पोर्ट है और जो रोमन एम्पायर है, उन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट ट्रेड देखने को मिलता था। तो बरूकशा पोर्ट ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहा है। 3rd सेंचुरी बीसी से लेके लगभग 4th सेंचुरी एडी तक गुजरात के कोस्ट लाइन के अलोंग खूब सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इन पोर्ट्स के नाम आपने इसी किताब में कई जगह पे सुने होंगे, जैसे एक पोर्ट नानी रायन पोर्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ करता था। द्वारका बेहद इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। वल्लभी ये भी इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। हतब ये भी इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। तो एंशिएंट गुजरात में पोर्ट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है, कनेक्टिविटी की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। और जहां पोर्ट्स हैं, जहां कनेक्टिविटी है, वहां पे ट्रेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज भी देखने को मिलता है गुजरात में ट्रेड। अगर बात करें लेख पद्धति के अकॉर्डिंग, लेख पद्धति क्या है, बेसिकली संस्कृत के और जो बाकी लैंग्वेजेस के जो टेक्स्ट हैं उनका एक तरीके से कंपाइलेशन है, जिसको बुलाया जाता है लेख पद्धति। लेख पद्धति के अकॉर्डिंग उस दौर के गुजरात में हिंदी का जो यूज है वो बड़ा वाइड स्प्रेड हुआ करता था। हिंदी को बहुत वाइडली यूज किया जाता था। इनफैक्ट ये जो लेख पद्धति है, इसमें बात की जाती है रॉयल हुंडिकास के बारे में या रॉयल बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। इससे पिछले सेशन में मैंने पूछा था कि हुंडीज का मतलब क्या होता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर बहुत सिंपल तौर पे बोलें तो एक पेपर है, ट्रांजैक्शन पेपर, जिस पे लिखा हुआ है कि साहब मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूं, बदले में ये पेपर आपकी गारंटी है, जब आप मेरे को पैसा लौटा दोगे तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है खत्म हो जाएगा। एक तरीके से मोटा मोटा अगर समझें, अगर डिटेल में समझना है तो इकोनॉमी के सेशंस पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज ढूंढो, वहां पे हुंडी की भी बात की गई है। लेकिन हाँ, इस फेज के दौरान हुंडी इमर्ज एज अ अल्टरनेटिव मोड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, कुछ याद ही नहीं रखना है। एंशिएंट गुजरात है या आज का गुजरात देख लो, आपको फेवरेबल कंडीशंस दिख जाएंगी, कोस्ट लाइन, पोर्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। और जब इतनी सारी चीजें होंगी तो ट्रेड फ्लरिश करेगा, मैरीटाइम ट्रेड देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहे, जिसमें एक लोथल पोर्ट है, नाम भूलना ही नहीं चाहिए आपको। बरूकचा पोर्ट है, ये नाम भी आपको याद रहना चाहिए। बाकी कुछ और पोर्ट हुए जैसे द्वारका, जैसे वल्लभी। और लेख पद्धति के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि उस दौर के गुजरात में हिंदी को बहुत वाइड स्प्रेड तौर पर यूज किया जाता था। इनफैक्ट ट्रेडर्स गुजरात में आज भी हिंदी को खूब वाइड स्प्रेड यूज करते हैं। गुजराती लैंग्वेज है लेकिन हिंदी का भी यूज होता है। यही वो फेज है जब हुंडीज का इमरजेंस देखने को मिलेगा, उनको यूज किया जाएगा एज अ मोड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा,
कुछ टर्म्स दे रखे हैं किताब में, उन टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म है पूत वेदना। पूत वेदना बेसिकली वॉज अ सेंटर ऑफ ट्रेड इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में जो ट्रेड का सेंटर हुआ करता था, उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता था, उस टर्म को पूत वेदना बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? पूत वेदना बुलाया जाता था। बेसिकली पूत वेदना यूज टू बी अ सिटी where all kinds of wares are weighed and interchanged। जैसे होता क्या है, कहीं बाहर से ट्रेड हो रहा है। अब बाहर से ट्रेड हो रहा है, मान रहे हैं अफ्रीका से कुछ सामान आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर कोई सेंटर होगा जहां पे वो सामान अनलोड किया जाएगा, और अनलोड होने के बाद चेक किया जाएगा कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको वे किया जाएगा, उसका जो भी स्पेसिफिकेशंस है उनको देखा जाएगा, और फिर अल्टीमेटली जो भी खरीदार है उसके साथ में इंटरचेंज किया जाएगा। आज भी यही होता है। पुराने टाइम में वो सिटी, वो जगह जहां पे ऐसे वेयर्स आते थे, उनके स्पेसिफिकेशंस को वे किया जाता था और फिर अल्टीमेटली इंटरचेंज किया जाता था, ऐसे सेंटर्स को पूत वेदना बुलाया जाता था। अगर और सिंपल तौर पे बोलें तो इट वाज अ कमर्शियल सेंटर वेयर ट्रेडर्स यूज्ड टू ब्रेक, भेदना, तोड़ना, ब्रेक द सील, पूत, सील ऑफ देयर मर्केंडाइज। वेरिफिकेशन के लिए जो भी अपना सामान लेकर आ रहे हैं, वो जो भी मर्केंडाइज है उनका, उसकी सील को तोड़ा जाता था, वेरीफाई किया जाता था, वे किया जाता था, देखा जाता था कि प्रोडक्ट सही है नहीं है, और अगर सही है तो अल्टीमेटली इंटरचेंज किया जाता था। ये जो सेंटर हुआ करता था, कमर्शियल सेंटर, ये जो सिटी हुआ करती थी, इसी को क्या बुलाया जाता था? इसी को पूत वेदना बुलाया जाता था। ये जो पूत वेदना टर्म है, इसका मेंशन विनय पिताका में भी देखने को मिलता है। फिर एक टर्म है राजश्रेष्ठी। देखो, इन जनरल अगर बात करें तो उस दौर के इंडिया में ये जो श्रेष्ठी टर्म है, ये चलता था बहुत ही अमीर मर्चेंट्स के लिए। श्रेष्ठी टर्म बहुत ही पैसे वाले मर्चेंट्स के लिए टर्म यूज किया जाता था। राजश्रेष्ठी का मतलब क्या है? रॉयल मर्चेंट, जो राजा के बेहद करीब है, जो राजा का बेहद खास है, और जो बहुत ही पैसे वाला मर्चेंट है, उस रॉयल मर्चेंट को ही क्या बुलाया जाता था? राजश्रेष्ठी बुलाया जाता था। फिर एक टर्म है मंड पिकास। मंड पिकास का मतलब क्या होता है? अर्ली मेडिवल इंडिया में जो होलसेल मार्केट्स हुआ करते थे, जो एक्सचेंज सेंटर्स हुआ करते थे, या जो टोल कलेक्शन के सेंटर्स हुआ करते थे, उनको बुलाया जाता था मंड पिकास। क्या बुलाया जाता था? मंड पिकास बुलाया जाता था। बेहद सिंपल। होलसेल मार्केट है, या जो एक्सचेंज के सेंटर्स हैं, या जो टोल कलेक्शन के सेंटर्स हैं, उन्हीं को अर्ली मेडिवल इंडिया में क्या बुलाया जाता था? मंड पिकास बुलाया जाता था। ये जो टर्म है मंड पिकास, ये बयाना इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। भरतपुर, ये जो ईस्टर्न राजस्थान है, ईस्टर्न राजस्थान के बॉर्डर पे एक शहर है भरतपुर, जाट किंगडम भी रहा है ये। भरतपुर में जो बयाना इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, उन बयाना इंस्क्रिप्शंस में ये जो टर्म है मंड पिकास, इस टर्म को मेंशन किया गया है। और जो लेख पद्धति के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन लेख पद्धति के डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग टाइप के रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिशियल्स को मेंशन किया गया है, जो कि मंडपिका पे काम किया करते थे। भाई मंडपिका क्या है? मंडपिका होलसेल मार्केट को बुला रहे हैं, या टोल कलेक्शन के सेंटर को बुला रहे हैं, या एक्सचेंज सेंटर को बुला रहे हैं, तो ये जो मंडपिकाज हैं, इन पे अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन के ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे, जिनका मेंशन लेख पद्धति में देखने को मिलता है। जैसे मंडवी, मंडवी वॉज द मेन ऑफिसर इंचार्ज। ये जो मंडपिका है, इसका जो मेन ऑफिसर इंचार्ज हुआ करता था, उसको मंडवी बुलाया जाता था। पथाकियास, पथाकियास कलेक्टेड रिकॉर्ड सेस। जो सेस हुआ करता था, उसको कलेक्ट करने का काम किसका होता था? पथाकियास का होता था। फिर ऊपर हिंदियास, ऊपरी हिंदियास वर द टैक्स इंस्पेक्टर्स। जो टैक्स इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे, उनको ऊपरी हिंदियास बुलाया जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद एक और टर्म है पेंथास। एंशियंट डेक्कन वाले रीजन में जो सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था, उसको पेंथास बुलाया जाता था। थोड़ा सा ध्यान देना, एंशियंट इंडिया में जो सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था, उसको पूत वेदना बुलाया जाता था।
एंशियंट डेक्कन वाले रीजन में जो सेंटर ऑफ ट्रेड होता था उसको पेंथास बुलाया जाता था। ये जो टर्म है पेंथास, बहुत सारे किंगडम्स में इस टर्म को यूज किया गया है एज सेंटर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है, मोटा मोटा एक बार फिर से देख लेते हैं। पूत वेदना क्या है? एंशियंट इंडिया में जो सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था उसको पूत वेदना बुलाया जाता था। दूसरा राजश्रेष्ठी, जो रॉयल मर्चेंट हुआ करते थे उनको राजश्रेष्ठी बुलाया जाता था। मंड पिकास, जो होलसेल मार्केट्स हैं, ये जो टोल कलेक्शन के सेंटर्स हैं उनको मंड पिकास बुलाया जाता था। और पेंथास क्या है? एंशियंट डेक्कन में जो सेंटर ऑफ ट्रेड हुआ करता था उसको पेंथास बुलाया जाता था। फिर इसके बाद बात आती है प्रोमिनेंट एंशियंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, पूरी किताब में हमने बहुत सारे प्रोमिनेंट एंशियंट पोर्ट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये तो एक तरीके से रिवीजन है। ये जो प्रोमिनेंट एंशियंट पोर्ट्स रहे इंडिया में, इनका मेंशन अलग अलग किताबों में देखने को मिलता है। जैसे एक बड़ी फेमस किताब है, कई बार आपने इसका नाम सुना होगा, पेरिप्लस ऑफ इरेथेरियन सी। दूसरा ज्योग्राफिया। ये जो किताबें हैं इन किताबों में इन प्रोमिनेंट एंशियंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत की गई है। मौर्यन रूल के दौरान अगर बात करें तो एक ऑफिसर हुआ करते थे नवदक्ष। ये जो नवदक्ष नाम के ऑफिसर हुआ करते थे, ही वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ शिपिंग। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मौर्यन रूल के दौरान ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है ये फ्लरिश कर रही थी, इस पे फोकस किया जा रहा था। इसको मैनेज करने के लिए एक सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट किया गया और उनको क्या बुलाया जाता था? उनको नवदक्ष बुलाया जाता था। लास्ट सतवाना किंग की अगर बात करें, जिनका नाम था यजन श्री सतकर्णी। यजन श्री सतकर्णी के जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर शिप्स की फिगर्स देखने को मिलती हैं। और शिप्स की फिगर्स देखने को मिलती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सतवाना किंग्स हैं ये भी शिप्स की इंपॉर्टेंस को समझ रहे थे, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझ रहे थे। तो ये मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट एंशियंट पोर्ट्स रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लोथल बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब से किताब शुरू की है, जब भी हम एंशियंट पढ़ते हैं, लोथल पोर्ट कहाँ पे देखने को मिलता? गुजरात वाले रीजन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का पोर्ट है। लगभग 2400 बीसी में ये जो लोथल पोर्ट है देखने को मिलता है। और लोथल पोर्ट से खूब सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था मेसोपोटामिया और सुमेरिया वाले रीजन में। किन चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता था, किन चीजों का इंपोर्ट किया जाता था, उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है और आगे चलते हुए पढ़ेंगे भी। लेकिन हाँ, लोथल कहाँ पे था? गुजरात में देखने को मिलता था और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का पोर्ट है। फिर बैरीगाजा, बैरीगाजा भी गुजरात में देखने को मिलता है। आज का जो भरूच वाला रीजन है वहां पे बैरीगाजा देखने को मिलता था। 3rd सेंचुरी बीसी का पोर्ट और वेस्टर्न सत्रप्स के दौरान इसको ऑपरेट किया गया, ये फ्लरिश हुआ। और ये जो बैरीगाजा नाम का पोर्ट है, यहां से अरब कंट्रीज के लिए स्पाइस और सिल्क का खूब सारा ट्रेड किया जाता था। फिर मुजरिस, मुजरिस के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। मुजरिस कहां पे था? केरला, मलाबार कोस्ट पर मुजरिस पोर्ट। 1st सेंचुरी बीसी में मुजरिस पोर्ट देखने को मिलता है चेरा किंगडम के दौरान। और ये जो मुजरिस पोर्ट है इसका मेंशन संगम लिटरेचर में देखने को मिलता है। कोरकाई पोर्ट, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। कोरकाई पोर्ट कहां पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अर्ली पांड्यन किंगडम के रीजन के दौरान ये जो कोरकाई पोर्ट है ये बड़ा फ्लरिश करेगा और इसका भी मेंशन संगम लिटरेचर में देखने को मिलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, पुहार। पुहार कहां पे देखने को मिलता था? तमिलनाडु में देखने को मिलता था। अर्ली चोला किंगडम के टाइम पीरियड के दौरान पुहार पोर्ट ये जो है फ्लरिश करेगा और इसका मेंशन शिल्पादिकरम में देखने को मिलता है। शिल्पादिकरम क्या है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कई बार इसका नाम आया है तमिल, अगर आपको याद हो तो शिल्पादिकरम एग्जैक्टली क्या है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लोथल गुजरात, बैरीगाजा गुजरात, मुजरिस मलाबार कोस्ट केरला, कोरकाई तमिलनाडु, पुहार तमिलनाडु। नाम नाम याद रख लो, क्या पता प्रीलिम्स में पूछ लें कि बताओ भाई कौन सा एंशिएंट पोर्ट है, तो आपको थोड़ा नाम याद रहना चाहिए। इसके अलावा पोडू के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अरिका मेदू, पुडुचेरी के पास में जो अरिका मेदू नाम का रीजन है वहां पे देखने को मिलता था पोडुके। और ये लगभग 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 8th सेंचुरी एडी तक ऑपरेट करेगा। एंड ये जो पोडुके है, इट वाज अ ग्रीक ट्रेडिंग पोर्ट टू ट्रेड विद रोम। रोम से
ग्रीक लोग जो ट्रेड किया करते थे उसके काम में आता था पोर्डू के पोर्ट। फिर बारबरी कॉन, बारबरी कॉन कराची पाकिस्तान में देखने को मिलता था। पार्थियंस के टाइम पे, स्कैंथियंस के टाइम पे ये जो बारबरी कॉन पोर्ट है ये खूब फ्लरिश करेगा। खूब सारे आइटम्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था इस बारबरी कॉन पोर्ट के थ्रू। इंपोर्ट के आइटम्स कौन से थे, एक्सपोर्ट के आइटम्स कौन से थे, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज कराची पाकिस्तान का पोर्ट है तो शायद यूपीएससी में तो फोकस नहीं किया जाएगा। फिर सोनागोर, सोनागोर पोर्ट ये देखने को मिलता था वारी में, जो कि आज के बांग्लादेश वाले रीजन में है। मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे ये जो सोनागोर पोर्ट है फ्लरिश करेगा। और खास बात क्या है, ये जो सोनागोर पोर्ट है इसका मेंशन पोर्टलेमी की ज्योग्राफिया में भी देखने को मिलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट मसूलीपट्टनम, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में। फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई थी यहाँ पे। ये जो मसूलीपट्टनम है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। 3rd सेंचुरी बीसी से ये जो मसूलीपट्टनम नाम का पोर्ट है ये ऑपरेट करेगा, सतवानास के रेन के दौरान ऑपरेट करने की शुरुआत करेगा। इट वॉज द प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ गोलकोंडा किंगडम फ्रॉम 15th to 17th सेंचुरी। गोलकोंडा किंगडम का बड़ा प्रिंसिपल पोर्ट हुआ करता था मसूलीपट्टनम पोर्ट। मसूलीपट्टनम पोर्ट आपने इसका नाम फॉर श्योर सुना होगा, आपको इसके बारे में पता होगा। ताम्रा लिप्ति अभी हम बात करके आए, तामलुक वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता था। मौर्यन डायनेस्टी के दौरान इसको डेवलप किया गया। और ये जो ताम्रा लिप्ति पोर्ट है ये जिस टाउन में लोकेटेड था उसको येन सेंग ने क्या बुलाया, तानमोलिती, तानमोलिथी बुलाया येन सेंग ने इसको। और ये जो ताम्रा लिप्ति पोर्ट है इसको फाइयान ने भी विजिट किया था। फिर पलूर, पलूर जो है वो उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता था। 2nd सेंचुरी बीसी का पोर्ट था, कलिंग डायनेस्टी के दौरान इसको डेवलप किया गया। और ये जो पलूर नाम का पोर्ट है इसका मेंशन पोर्टलेमी की किताब में भी देखने को मिलता है और यूएन सेंग ने भी इसको मेंशन किया है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो पोर्ट के नाम है ये पोर्ट के नाम आपको बेसिक तौर पे याद रखने चाहिए। जैसे पोर्डू के पोर्ट है अरिका मेडू में देखने को मिलता था। बारबरी कोन पोर्ट है कराची पाकिस्तान में देखने को मिलता था। सोनागोर पोर्ट है जो कि वारी बांग्लादेश में देखने को मिलता था। मसूलीपट्टनम पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता था। ताम्रा लिप्ति पोर्ट है जो कि तमिलनाडु वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता था। और पलूर पोर्ट है जो कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता था। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत और ये जो चैप्टर है ट्रेड, ट्रेडर्स एंड कल्चरल एक्सचेंज, इसकी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, कोई सजेशन हो कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच।